नमस्कार। देखिए, जब दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में जंग छिड़ती है ना, तो उसकी गूंज सिर्फ वहीं तक नहीं रहती, वो हजारों मील दूर हमारे देश के बाजारों तक, हमारी जेब तक पहुंचती है। तो आज हम इसी कॉम्प्लिकेटेड से रिश्ते को जरा आसान भाषा में समझने वाले हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि युद्ध सिर्फ सरहदों पर या जंग के मैदानों पर ही नहीं लड़े जाते। नहीं, उनका असली असर तो हजारों मील दूर ग्लोबल मार्केट्स में दिखता है। और कहाँ? एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। पर सवाल यह है कि भाई ऐसा होता कैसे है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये युद्ध पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कैसे देते हैं। देखिए, इसके ना 3 मेन रास्ते हैं। सबसे पहला, तेल और गैस जैसी जो जरूरी चीजें हैं, उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स में एक डर का माहौल बन जाता है और वो क्या करते हैं? रिस्की इन्वेस्टमेंट से पैसा बाहर निकालने लगते हैं। इसे कहते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। और तीसरा, देशों पर जो बैन या सैंक्शंस लगते हैं, उससे ग्लोबल ट्रेड का पूरा पहिया ही जाम हो जाता है। अभी हाल का ही उदाहरण ले लीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध। ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओईसीडी और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इस एक जंग ने दुनिया की ग्रोथ को 1% नीचे खींच लिया और महंगाई को करीब करीब 2.5% ऊपर धकेल दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि असर कितना सीधा और कितना गहरा होता है। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर। सवाल ये है कि हम इन ग्लोबल झटकों से इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हो जाते हैं? जवाब एक शब्द में है, तेल। इसे ऐसे समझिए, जब भी दुनिया में तेल का दाम बढ़ता है ना, तो वो भारत की ग्रोथ पर एक टैक्स की तरह काम करता है। एक ऐसा टैक्स जो हमारी रफ्तार को धीमा कर देता है। सिर्फ $10, जी हाँ, क्रूड ऑयल की कीमत में सिर्फ $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी, इतनी सी बात भी हमारी पूरी इकोनॉमी का गणित बिगाड़ सकती है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये जो $10 का हिसाब है ना, वो करता क्या है? देखिए, हर $10 की बढ़त हमारी जीडीपी ग्रोथ को करीब 0.25% कम कर देती है। महंगाई 0.3% बढ़ जाती है और हमारा करंट अकाउंट घाटा वो सीधे सीधे $12.5 बिलियन तक बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा असर है। तो कुल मिलाकर तेल का ये झटका हमें 5 तरीकों से लगता है। पहला, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। दूसरा, महंगाई हमारी जेब खाली करती है। तीसरा, सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है। चौथा, रुपया कमजोर पड़ता है। और पांचवा, कुछ सेक्टर्स जैसे कि एविएशन और पेंट्स, उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार देख रहे हैं। इतिहास गवाह है, हमारे बाजारों ने पहले भी ऐसे कई तूफान झेले हैं। तो चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि हम अपने इतिहास से क्या सीख सकते हैं। ये टाइमलाइन ना बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। ये दिखाती है कि हर जंग का असर एक जैसा नहीं होता। जैसे 1990 का खाड़ी युद्ध, उसने तो हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह हिला दिया था। लेकिन फिर 1999 में कारगिल के वक्त मार्केट ने सबको चौंका दिया और मजबूती दिखाई। रूस यूक्रेन युद्ध एक ग्लोबल शॉक था, जबकि हाल के इजराइल हमास संघर्ष का असर वो काफी लिमिटेड रहा। खास तौर पे अगर हम भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षों को देखें, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। जैसे ही कोई तनाव होता है, मार्केट पहले तो घबराकर करीब 5% गिरता है, लेकिन उसके बाद अगले 3 से 6 महीनों में वो 7 से 19% तक की शानदार वापसी करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये संघर्ष अक्सर छोटे और एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, जिससे देश के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। मतलब शुरुआती पैनिक के बाद मार्केट वापस संभल जाता है। अच्छा, जब भी मार्केट में ऐसा डर या अनिश्चितता का माहौल बनता है, तो इन्वेस्टर्स एक चीज ढूंढते हैं, जिसे कहते हैं सेफ हेवन, यानी एक सुरक्षित ठिकाना। ये वो एसेट्स होते हैं जो ऐसे मुश्किल वक्त में डूबते नहीं, बल्कि जिनकी कीमत और बढ़ जाती है। और इसका सबसे क्लासिक, सबसे पुराना उदाहरण क्या है? सोना। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम क्या हुआ था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा बताता है कि 2022 के पहले 3 महीनों में ही सोने की ग्लोबल डिमांड में जो उछाल आया, उसमें से 34% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सेफ हेवन बाइंग का था। मतलब लोग जंग के डर से अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीद रहे थे। तो ठीक है, हमने इतिहास से सबक लिया, मौजूदा हालात को भी समझ लिया। तो अब एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए? चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, इसका भारत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? मोटे तौर पर 2 सिनारियो बनते हैं। पहला,
अगर हालात थोड़े बिगड़ते हैं और तेल $20 महंगा हो जाता है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ पर करीब-करीब 0.5% का असर पड़ेगा। लेकिन अगर हालात ज्यादा गंभीर हो गए और तेल $30 महंगा हुआ तो जीडीपी पर यह असर 0.8% तक भी जा सकता है। तो ऐसे समय में अपने पोर्टफोलियो को बचाना यानी हेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए सोना तो है ही एक स्ट्रैटेजिक सेफ हेवन जो स्टेबिलिटी देता है, लेकिन चांदी भी एक ऑप्शन है। वो सोने से ज़्यादा वॉलेटाइल है लेकिन संकट में ज़्यादा रिटर्न भी दे सकती है। इसे ही हायर बीटा हेज कहते हैं। मतलब ये मार्केट के उतार चढ़ाव पर सोने से भी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करती है। तो आखिर नज़र किन चीज़ों पर रखनी है? कुछ की सिग्नल्स हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव, क्या वो $100 के ऊपर टिक रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है? हमारे आरबीआई का क्या कहना है? रुपए का लेवल और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? और हाँ, इंडिया विक्स जो मार्केट की घबराहट का मीटर है, उस पर भी नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। तो इन सबको मिलाकर एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या बनता है? देखिए, 4 बातें हैं। पहली, शॉर्ट टर्म की घबराहट को देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी से अलग करके देखें। दूसरी, मार्केट में जब भी गिरावट आए तो उसे घबराने का नहीं बल्कि धीरे धीरे खरीदने के मौके की तरह देखें। तीसरी, पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए सोने में कुछ हिस्सा जरूर रखें। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ जंग की हेडलाइंस मत देखिए, हमारी सरकार और आरबीआई क्या कदम उठा रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। और आखिर में बस एक सवाल, अगला ग्लोबल शॉक आएगा ये तय है। सवाल अगर का नहीं, कब का है। तो असली सवाल ये है कि क्या हम सब एक इन्वेस्टर के तौर पर उस शॉक के लिए तैयार हैं? क्या हमारा फ्रेमवर्क रेडी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।